सरकार, कल के लेक्चर में हम लोगों ने देखा था पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी रिलेटिव लोअरिंग इन, उस पे हमने अच्छे से प्रैक्टिस लिया था। और कल पूरे लेक्चर में कंटिन्यूअसली मैं एक बात आप पे बम्बार्ड कर रहा था। वो बात ये था कि बिफोर हैंडलिंग द क्वेश्चन आपको ये समझ में आना चाहिए कि कहीं सॉल्यूट एसोसिएट या डिसोसिएट तो नहीं हो रहा है। बिना इसको चेक किए हम आगे नहीं बढ़ेंगे। अमन सर, एक फेवर और चाहिए था, एक बार देख लीजिए क्वेश्चन फ्रेम में आ रहे हैं क्या? ठीक, चलिए आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। क्या पढ़ना है? तो सबसे पहले एकदम शांतपूर्ण तरीके से चीजों को समझें। हमारा टारगेट है आज पढ़ना एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। बच्चों, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को समझने से ज्यादा जरूरी है मेरे डायरेक्शन से समझना कि पहले तो ये जानो कि व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट, फिर तो जानेंगे कि व्हाट इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो सबसे पहला हेडिंग डाल दीजिएगा बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट, बात ना करिए। बॉइलिंग पॉइंट हेडिंग डाल दिया सब लोगों ने? बस देखो, अगर हम किसी लिक्विड को क्या करते हैं, हीट करते हैं, तो इस लिक्विड का क्या बनता है? तो जब रेट ऑफ कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू क्या हो जाए, वेपर, बराबर हो जाए किसके? रेट ऑफ कन्वर्जन ऑफ वेपर इनटू, यानी जिस वक्त लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करे। क्या एग्जिस्ट करे? ठीक है, देखें, जिस वक्त लिक्विड वेपर, फ्लाइट मोड में डाल देता जिससे कोई कॉल न करे। हाँ ठीक है, जिस पर लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करे, तो देखो एट या कि दैट टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ एनी लिक्विड बिकम्स, अच्छा मैंने वो बोल दिया, रुको, बकवास कर दिया, कोई बात नहीं, वेपर प्रेशर बोल दिया मैंने। चलो फिर से शुरू कर देते हैं, उसमें क्या है। हम लोग पढ़ेंगे क्या? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को समझने से ज्यादा जरूरी है क्या समझना? बॉइलिंग पॉइंट। तो सबसे पहले हम लोग बॉइलिंग पॉइंट के बारे में सुनते हैं गौरपूर्वक। रिपीट मत करना कोरस में, ध्यान रखना, बोलना मत। बॉइलिंग पॉइंट किसको कहते हैं? देखिए, वह टेम्परेचर जब किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कहते हैं कि अगर कोई लिक्विड है और उसको तुम जब गर्म करोगे तो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स सरफेस से क्या होंगे? वेपराइज होंगे। वेपराइज होंगे तो इसका अपना कुछ वेपर प्रेशर भी होगा। तो जब किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर किसके बराबर हो जाता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, तो उसी टेम्परेचर को क्या बोलते हैं? बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो सबसे पहला पॉइंट हो गया कि बॉइलिंग पॉइंट किसे कहते हैं। तो हम बोल देंगे द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ एनी लिक्विड, वेपर प्रेशर ऑफ एनी लिक्विड इज becomes equal to atmospheric pressure. Atmospheric pressure, वह टेम्परेचर जिसपे किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर किसके बराबर हो जाए, उसको क्या बोलते हैं? बॉइलिंग पॉइंट। लगे हाथ कुछ बात और सुन लीजिए। हमें ऐसा लगता है कि किसी लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट फिक्स होता है, लेकिन ये बात पूरी तरह से अनुचित है, गलत है। किसी भी लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट तब फिक्स होता है जब हम उसे अपने एटमॉस्फेयर में बॉयल करते हैं।
हाँ या ना? हाँ। अगर हम एक कृत्रिम व्यवस्था आर्टिफिशियल अरेंजमेंट करके किसी लिक्विड के ऊपर का जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है बजाय 1 atm के कितना कर दें 2 atm के, तो बताओ क्या 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे पानी उबल जाएगा? अगर एक वाटर हमारे पास एक वाटर हो 10 लीटर किसी कंटेनर में और इसके अबव जो प्रेशर है वो हम एक आर्टिफिशियल अरेंजमेंट क्रिएट करके 2 atm का कर दें, तो क्या ये पानी 100 डिग्री पे उबलेगा? नहीं उबलेगा, क्योंकि 100 डिग्री पे वो तब उबलता था जब उसका वेपर प्रेशर किसके बराबर हो जाए 1 atm के। भाई ओपन इन्वायरमेंट में उस पर कितना प्रेशर लगता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर। तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसका वेपर प्रेशर किसके बराबर हो जाता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, जो कि कितना होता है 1 atm। अब हमने कितना कर दिया है? ये 100 डिग्री पे उबलेगा? उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। यानी कि किसी भी लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट फिक्स नहीं होता है। तो बॉइलिंग पॉइंट इज द फंक्शन ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इज दैट क्लियर? बॉइलिंग पॉइंट इज द फंक्शन ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। लिक्विड के ऊपर कितना प्रेशर है इससे डिसाइड होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा। हाई प्रेशर होगा लिक्विड के ऊपर तो उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, लो प्रेशर होगा लिक्विड के ऊपर तो उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड कुछ आपको टेक्निकल एग्जांपल लेता हूं, आपस में बातचीत ना करें। टेक्निकल एग्जांपल के सिलसिले में देखिए, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक प्रेशर कुकर है। क्या है? प्रेशर कुकर ऊपर से बंद रहता है, इसमें एक वेसल लगी हुई होती है। बोलो हाँ। अब प्रेशर कुकर में अगर आप मान लीजिए कुछ भी बनाते हैं, सपोज करिए मटन बनाते हैं, मटन को गलाना नॉर्मल कंडीशन में थोड़ा टफ होता है ना, या चने की दाल बनाते हैं, चने की दाल को नॉर्मल कंडीशन में गलाना क्या होता है? थोड़ा टफ होता है ना। तो उनको हम प्रेशर कुकर में सपोज करो बॉईल करें, कैसे वो ओपन कंटेनर में जल्दी से नहीं पकते हैं और प्रेशर कुकर में जल्दी से पक जाते हैं। तो जरा देखिए वो क्यों होता है। जब हम प्रेशर कुकर को नीचे से फ्लेम प्रोवाइड करते हैं यानी हीट प्रोवाइड करते हैं, तो बताओ क्या प्रेशर कुकर में इसके गर्दन तक पानी भर देते हो? थोड़ा नीचे तक पानी भरते हो ना। और गर्दन तक भर दोगे तो छी 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 पूरा किचन की ऐसी की तैसी कर देगा। तो प्रेशर कुकर में जो पानी भरा जाता है वो गर्दन तक नहीं भरा जाता है, उसका लेवल जो भी कुछ उसमें है उससे जरा सा ज्यादा रखा जाता है। ठीक है प्यारे सरकार, जरा गौर पूर्वक देखिएगा। अब जब इसको आप गर्म करेंगे तो ये लिक्विड वेपराइज होगा। वेपराइज होगा तो क्या कुकर फाड़ के बाहर निकल जाएगा? यहाँ पे वेपर कलेक्टेड रहेंगे कि नहीं? यानी ऊपर क्या हो गया लिक्विड के? वेपर। अब ढेर सारा वेपर है तो खूब वेपर प्रेशर, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर काफी ज्यादा हो गया। आवाज नहीं आया? कुकर के ढक्कन को खोल देता तो जो लिक्विड भरा है उस पर जो प्रेशर लग रहा है वो 1 atm का लग रहा है, क्योंकि जब बर्तन खुला होगा तो एटमॉस्फेरिक गैसेस उस सरफेस पे टकरा करके उस पर एक प्रेशर लगा रही होंगी कि नहीं लगा रही होंगी? एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। जब मैंने कुकर का बर्तन बंद कर दिया तो नीचे से वेपराइज होगा तो ऊपर ढेर सारा वेपर कलेक्ट होगा, ढक्कन से ये एटमॉस्फेयर से डिस्कनेक्ट हो गया। अब ये जो वेपर है वो काफी ज्यादा होगा कि नहीं? तो वो लिक्विड पे काफी ज्यादा प्रेशर लगाएगा कि नहीं इन कंपेयर टू एटमॉस्फेयर? नहीं समझा? जब ज्यादा प्रेशर लगेगा तब ये लिक्विड जल्दी से उबलेगा नहीं, गैस से खूब हीट लेगा तब उबलेगा। नहीं समझा? कितना %? और जब गैस से ज्यादा हीट लेके उबलेगा तो क्या होगा? अंदर के मटेरियल को जल्दी से गला देगा कि नहीं गला देगा? गला देगा। पक्का? दिस इज द रीजन कि प्रेशर कुकर की डिस्कवरी हुई। बंद करते ही जो उसके अंदर लिक्विड होता है एक्चुअली उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है? बॉइलिंग पॉइंट बर्तन के बंद करते से ही बढ़ जाता है और बर्तन के खोल देने से ही बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है, क्योंकि जब हम बर्तन को खोल देते हैं तो जो उस पर प्रेशर लग रहा होता है दैट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर, लेकिन जब बर्तन को बंद कर देते हैं तो अंदर से हीट मिलता है, ढेर सारा लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होता है और वो ढेर सारा वेपर जब प्रेशर लगाता है तो थोड़ा वो ज्यादा होता है। नहीं समझा? कितना अच्छे से? 100% अच्छे से। वेरी गुड। अच्छा मान लीजिए कि इनका मन है कि सर अब मैं विरक्ति चाहती हूँ, अब मैं पहाड़ों में रहूंगी। ये पहाड़ों में बहुत हाई एल्टीट्यूड पे चली गई और इन्होंने मुझसे सॉल्यूशन अच्छे से नहीं पढ़ा था और ये वहां एक बर्तन लेके गई थी, मटका ऊपर से खुला हुआ था और उसमें ये दाल पकाने की कोशिश कर रही है। क्या पकाने की कोशिश कर रही है?
दाल पकाने की कोशिश कर रही हैं, ठीक है। और ये जो है पढ़ती पढ़ती ये भी विरक्त हो गई। इन्होंने कहा कि सर मैं अब जाऊंगी यहाँ से छोड़ करके, जंगल में बसूंगी। और ये जंगल में एक मटका लेके गई और वहां पे दाल बनाने लगी। बोलो, ठीक है। दोनों के पास हीट देने की एक जैसी व्यवस्था उपलब्ध थी, समझे क्या? बोलो, तो किसका दाल जल्दी पकेगा? जो जंगल में पका रहा है? क्यों, जंगल में शेर आके पका देगा? कैसे पकेगा? जब हाई एल्टीट्यूड पे तुम इसको लेके जाओगे तो हाई एल्टीट्यूड पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या हो जाता है? कम। जानते हो ना, ऊपर जाते जाओगे तो एटमॉस्फेयर एक टाइम बाद खत्म हो जाता है। इतना तो जानते होगे, साइंस वाले बच्चे हैं ना। तो हाई एल्टीट्यूड पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या हो गया? कम। तो जब ऊपर से लगने वाला प्रेशर कम हो जाएगा तो कोई चीज जो लिक्विड है वो जल्दी से उबल जाएगा कि नहीं? और जब कम टेम्परेचर पे उबल जाएगा तो पकाएगा किसी को? अरे अगर कोई चीज ज्यादा टेम्परेचर पे उबलेगा तब हीट होगी उसके पास ना। नहीं कहते सर वो जल्दी उबल गया, ये कैसे हुआ? ये टी शर्ट टच हो जाता है ना, कोई बात नहीं। हाँ, आपको समझ में आया कि नहीं आया कि हाई एल्टीट्यूड पे अगर हम किसी चीज को ट्रीट करेंगे तो वो जल्दी से नहीं पकेगा, कारण एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या हो गया? कम हो गया। अब वो कम टेम्परेचर पे उबलने लगे। अब कोई चीज 20 डिग्री पे उबलने लगा, 30 डिग्री, 25 डिग्री, 50 डिग्री पे, तो कोई किसी चीज को पका पाएगा क्या? लेकिन वही जो नीचे है जंगल में, वहां एटमॉस्फेरिक प्रेशर ठीक ठाक है, तो वो ज्यादा टेम्परेचर लेके तब उबलेगा, क्योंकि उसका वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होने के लिए ज्यादा हीट की जरूरत लगेगी। कुछ खोपड़िया में गया कि नहीं गया? कितना परसेंट? हाँ, 100%। पक्का? ठीक है। अब हमने इतनी देर में सिर्फ क्या पढ़ा है? बॉइलिंग पॉइंट। और मैं उसको केवल बुकिश लैंग्वेज के बजाय एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे, प्रैक्टिकल बेसिस पे समझाने की कोशिश की, और उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। अब हमें बॉइलिंग पॉइंट से उतना रास्ता नहीं है जितना हमें जानना है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो यहां से आप गौर पूर्वक सुनना, और भगवान करे कि कोई गड़बड़ी ना होने पाए, मैं संभल के करता हूं, ठीक है। देखिए, मान लीजिए कि हमारे पास एक सॉल्वेंट है। हम क्या पढ़ने चल रहे हैं? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। डेप्थ लेक्चर डिलीवर करेंगे, गौर पूर्वक देखना जिससे अच्छे से चीजों को सीख सको। हमारे पास एक सॉल्वेंट है, प्योर है। इस सॉल्वेंट में हम लोग ऐड कर रहे हैं एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट उसको कहते हैं जो वेपर में कन्वर्ट नहीं होता। जब किसी सॉल्वेंट में कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दोगे तो सॉल्यूशन बन के तैयार हो जाएगा। क्या बन के तैयार हो जाएगा? सॉल्यूशन में सरफेस पर सिर्फ सॉल्वेंट के ही मॉलिक्यूल नहीं रहेंगे, कुछ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के भी मॉलिक्यूल आ जाएंगे। ये कंटिन्यूअस 3 दिन से समझा रहा, तो अब आज ज्यादा नहीं बोलूंगा, ठीक है। अब यहां आपको देखना है कि अगर यहां पर वेपर प्रेशर है P0 और यहां पर वेपर प्रेशर है PS, बोलो, और इसका टेम्परेचर है इसका बॉइलिंग पॉइंट है सपोज TB, और इसका बॉइलिंग पॉइंट है TB0, और इसका बॉइलिंग पॉइंट है TB। तो सबसे पहला सवाल, P0 और PS में कौन बड़ा होगा? क्योंकि तुम जानते हो प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर से सदैव ज्यादा होता है। कब? जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करके बनाया गया हो, क्योंकि सरफेस पर सॉल्वेंट मॉलिक्यूल की संख्या घट जाती है। ये कल समझा रखा है, ठीक है। अब जरा देखें, यहां से हम पाएंगे कि P0 की वैल्यू ज्यादा है PS से। बोलो, अब जरा देखो, इसको उबालना है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होगा? 1 atm। इसको उबालना है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होगा? 1 atm। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं? आगे सुनना जरा, ये कब उबलेगा? जब इसका वेपर प्रेशर किसके बराबर हो जाए, और ये कब उबलेगा? जब इसका वेपर प्रेशर 1 atm के बराबर हो जाए। किसका वेपर प्रेशर कम टेम्परेचर पे 1 atm के बराबर हो जाएगा? जो ऑलरेडी ज्यादा है ना। बोलो, मेरे पास 8 रुपया था, 10 की जरूरत थी। सुषमा के पास 2 रुपया था, 10 की जरूरत थी। कौन कम मेहनत करके अपने गोल को पा सकता है? क्योंकि मैं ऑलरेडी उसके नजदीक हूं ना। बोलो, ठीक उसी तरह से अब जरा जवाब दीजिएगा, अगर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर से क्या होता है? ज्यादा, तो
ये अगर इस टेम्परेचर पर ये किसके बराबर हो गया 1 atm, और ये इस टेम्परेचर पे किसके बराबर हुआ 1 atm, तो कौन सा टेम्परेचर छोटा होगा? यानी कम टेम्परेचर पे ही इसका वेपर प्रेशर 1 atm बराबर हो जाएगा ना, क्योंकि ऑलरेडी ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? क्योंकि यहाँ सरफेस पर सिर्फ और सिर्फ कौन मौजूद है? ये क्यों कम है? क्योंकि यहाँ सरफेस पर सॉल्वेंट और नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट दोनों मौजूद है। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा। यहाँ से आपने सीखा कि TB नॉट जो है वो कम है किससे? TB से। यानी कि जब हम किसी प्योर सॉल्वेंट में कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर देते हैं और सॉल्यूशन बन के तैयार हो जाता है, तो जो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट है वो प्योर सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट से ज्यादा नहीं होता, सदैव ज्यादा होता है। नहीं समझा? इसे ही बोलते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट का बढ़ जाना। यानी प्योर सॉल्वेंट में जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाले तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया? TB नॉट से कहां पहुंच गया? इसे ही बोलते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग। क्या बोलते हैं? NCERT पढ़ोगे तो लिखा रहेगा डेल TB। ये क्या है? एलिवेशन इन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन के। फिर यहां से लिखा रहेगा डेल TB इज इक्वल्स टू KB इंटू M। बोलो हाँ। ये तब है जब सॉल्यूट ना तो डिसोसिएट हो रहा होगा और ना ही, अगर सॉल्यूट डिसोसिएट या एसोसिएट हो रहा होगा, एसोसिएट या डिसोसिएट हो रहा होगा, तो कल मैंने बहुत डेप्थ में सिखाया था फॉर्मूला किस में कन्वर्ट हो जाएगा? डेल TB इज इक्वल्स टू I इंटू KB इंटू M। बोलो हाँ। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। पक्का? ठीक है। अब जरा देखिए डेल TB क्या है? हमेशा बड़े में से छोटा घटता है ना। डेल TB है TB माइनस TB नॉट। बोलो हाँ। यहां से पता लगा कि TB क्या हो जाएगा? TB हो जाएगा TB नॉट प्लस डेल TB। बोलो हाँ। अब आंखें फाड़ के सुनना बातों को बहुत ध्यान पूर्वक। बच्चा जो है बेहोशी में रहता है, उससे पूछता है सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट। क्या पूछता है? और वो निकाल देता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और आगे बढ़ जाता है। ऑप्शन में दिया रहता है, आंसर टिक करके चला जाता है। तो जरा होशो हवास में निकालना। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डेल TB है और सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट क्या है? TB। समझे कि नहीं समझे? कितना %? तो अगर डेल TB की वैल्यू बढ़ेगी तो TB भी क्या होगा? बढ़ेगा। ये हो गया एक नॉर्मल सा लेक्चर जो मैंने डिलीवर कर दिया। अब जरा कायदे का लेक्चर देखिए और होश में बैठिएगा बिल्कुल ध्यान पूर्वक। ये आपके सामने एक ग्राफ है जो उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों को परफेक्ट तरीके से दिख रहा होगा। ये जो ये वाली लाइन है, देखिए ये वाली लाइन, ये लाइन किसके लिए है? सॉल्वेंट। पक्का? और ऊपर देखिए प्रेशर की वैल्यू 1 atm दी है। तो जिस टेम्परेचर पर, ये देखिए ये एक्स एक्सिस पे क्या प्लॉटेड है? आवाज तो आनी चाहिए प्लीज। और वाई एक्सिस पे क्या प्लॉटेड है? टेम्परेचर प्लॉटेड है। एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे, जिस टेम्परेचर पर मुंह बंद रखें और ध्यान से सुने बेटा, जिस टेम्परेचर पर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर किसके बराबर हो जा रहा है? 1 atm के। देखो ये 1 atm है कि नहीं है? ये लिखा है कि नहीं लिखा है? वो पर जो सॉल्वेंट है वो उबलने लगेगा कि नहीं? क्या बोला मैंने? दिख नहीं रहा वहां से? तो बैठे क्यों वहां पे? अबे तो और 20 जगह है ना, 20 जगह हो सकता है। चलो उठो वहां से। लड़कियां दोनों वहां से आ गए हैं, एक यहाँ बैठे एक यहाँ बैठे। आओ, ये चेयर ले लो, चेयर पकड़ो, यहीं रुको दो, चेयर लो, यहाँ बैठो बगल। ये पता लगे उनको ना दिखे, ऐसा भी हो सकता है। चलो वहीं चले जाओ। तुमको दिख रहा है? अपने हक की लड़ाई लड़ना सीखो। सर की आंखों में आंखें डाल के बोलना सीखो। दिखाई नहीं दे रहा, खा नहीं जाऊंगा, कुछ व्यवस्था ही करूंगा तुम्हारे लिए। या ऐसा सोचते होती, हाँ थैंक गॉड दिखने लगा, बाहर मिल जाए। चलो बोलना नहीं, सिर्फ सुनते रहना है, ठीक है? केमिस्ट्री की क्लास डिसाइड करेगी तुम्हारा सिलेक्शन होगा कि नहीं, क्योंकि मैं सिर्फ पढ़ाने से मतलब रखता हूँ।
और उसमें तुम्हारा असली एटीट्यूड सामने आ जाएगा। तो ध्यान रखे रहना। देखो ये क्या है, TB। ये वो टेम्परेचर है जिस पर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर 1 atm के बराबर हो गया। ये देखो इस पे ऐसे सीधी लाइन खींचोगे तो यहाँ देखो प्रेशर कितना आ गया, 1 atm। यानी इस टेम्परेचर पर जो सॉल्वेंट है वो उबलने लगेगा। बोलो हाँ। यहाँ पर सॉल्यूशन 1 है, मान लिया यहाँ कंसंट्रेशन कितना है, C1। और देखो टेम्परेचर T1 पर सॉल्यूशन 1 का भी जो प्रेशर है वो किसके बराबर हो गया, 1 atm। यानी टेम्परेचर T1 पे सॉल्यूशन 1 उबलने लगेगा, पक्का? ठीक है। और टेम्परेचर T2 जरा देखो, तो इसको मैं और शुद्ध कर देता हूँ, TB1 बोल देता, इसे TB2 बोल देता। बोलो हाँ। कितना परसेंट? हाँ। तो देखो TB2 पे सॉल्यूशन 2 क्या हो रहा है, उबलने लग रहा है। कैसे जाना कि उबलने लग रहा है? क्योंकि उसका वेपर प्रेशर किसके बराबर हो गया, किसके? लेजर शार्प फोकस। वह टेम्परेचर जिस पर किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है उसे बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। अगर इस टेम्परेचर पे सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर 1 atm के बराबर हो गया तो ये सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट है। अगर इस टेम्परेचर पर सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर 1 atm के बराबर हो गया तो ये सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट है। अगर इस टेम्परेचर पर सॉल्यूशन नंबर 2 का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो गया तो ये भी बॉइलिंग पॉइंट है। इज दैट क्लियर? 100%? ठीक। अब बेटा सुनना जरा, पहला सवाल दीदी बोलेंगी, C1 और C2 में कौन बड़ा? बॉइलिंग पॉइंट बताना है। फिर देखो ये कंसंट्रेशन C1 है ना, और यहाँ पे उसके नीचे कंसंट्रेशन क्या है, C2। दोनों कौन बड़ा? C2 बड़ा। वेरी गुड। कैसे यार? क्योंकि उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, तो उसमें सोल्यूट राइट आंसर। इन्होंने बोला क्योंकि जो C2 वाला सॉल्यूशन है उसका बॉइलिंग पॉइंट देखो x एक्सिस पे दूर है कि नहीं, यानी TB2 थोड़ा ज्यादा है। बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होने का क्या मतलब हो गया, उसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट की मात्रा, तभी तो उसको उबालने के लिए और ज्यादा हीट देनी पड़ी। ये सबको समझा कि नहीं समझा? प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर कम टेम्परेचर पे किया जा सकता है क्योंकि उसका वेपर प्रेशर ज्यादा होता है। किसी सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर करने के लिए थोड़ी सी नीचे से हीट थोड़ी ज्यादा देनी पड़ती है। बोलो, अगर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट की मात्रा और ज्यादा हो जाएगी तो और ज्यादा हीट देनी पड़ेगी कि नहीं देनी पड़ेगी? ये बात समझा या और अच्छे समझाऊं? फिर से बताऊं? ठीक है, थैंक गॉड। तो जरा देखें, C2 इज ग्रेटर देन C1। ये मैं कैसे जान लिया? क्योंकि इसको उबालने के लिए जो टेम्परेचर लग रहा है वो क्या लग रहा है, ज्यादा लग रहा है ना। समझा हो तो बता दो, मैं और अच्छे से बता देता हूँ। क्लिक हुआ है दिमाग में? ठीक है। अब जरा देखें बच्चों, इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई तो कुछ चीजों को गौरपूर्वक देखना। ये वाला ट्रायंगल देख रहे हो क्या तुम? ये वाला, बोलो। इसको जरा काट के अलग बना दो। तो इसको मैंने ऐसे कर दिया, इसको ऐसे कर दिया और इसको ऐसे कर दिया। कोई दिक्कत? बीच में जरा देखो, एक लाइन इसके ऐसे भी तो गई हुई है। ये देखो, ये देखो A है और ये क्या है, B है। ये क्या है, C है। ये क्या है, D है। ये क्या है, E है। पक्का? गौर पूर्वक सुनना जरा। देखो, अगर मैं A और D को देखूं, किसको देखूं? A और D। तो A जरा देखो, ये है पूरा, बोलो। पॉइंट A पर प्रेशर कितना है, यहां से लेकर के यहां तक है कि नहीं? आवाज नहीं आई। और पॉइंट D पे कितना है, यहां से यहां तक है। अगर मुझे AD चाहिए तो इस टोटल प्रेशर में से ये वाली वैल्यू घटा दूं तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? चक्कर आ गया? सबको समझा नहीं समझा? यानी AD की वैल्यू कितनी होगी, एक बार बताऊंगा, इसी में समझ लेना। क्या हो जाएगा, P माइनस P1। नहीं समझा? पक्का ना? ठीक है, अब आगे आ जाओ। AE देखो, क्या देखो, AE। तो टोटल प्रेशर कितना है, और E वाले पॉइंट पे कितना है, P2। यानी टोटल में से P2 घटा दूं तो AE आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो टोटल कितना है, और उसमें से क्या घटा दूं, एनी प्रॉब्लम? पक्का? साहिल बाबू, AB जरा देखो, AB। ये देखो, यहां तक आओ। तो टोटल AB पे टोटल टेम्परेचर यहां से यहां तक है ना। तो अगर TB1 में से TB घटा दूं तो ये आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? पता नहीं समझा कि नहीं? समझा। TB1 माइनस TB। पक्का? और अगला हमें क्या चाहिए जरा बोलो, AC चाहिए। AC कितना है, TB2 में से क्या घटा दूं, TB। TB1 नहीं, TB।
पक्का ना? हाँ। ठीक है, तो अगर मुझे ए सी चाहिए तो ए सी कैसे मिलेगा? मैं टोटल में से क्या घटा दूंगा? टी बी, टू में से क्या घटा दूंगा? टी बी। ये किसको नहीं समझा एक बार और बता सकता हूं? देखो ए बी डिस्टेंस देखो, ए बी, और इसे नीचे आओ तो ए बी ये वाली वैल्यू है, यहां से यहां तक है टी बी वन, और यहां से यहां तक क्या है? टी बी। और मेरे को ये चाहिए तो क्या करूं? टोटल में से इसको घटा दूं। नहीं समझा? पक्का? और कुछ पूछना है किसी को? नहीं, ठीक है। अब जरा देखो, अगर बच्चों ट्रायंगल ए डी बी को देखा जाए और साथ साथ ट्रायंगल ए सी ई को देखा जाए, किसको किसको देखा जाए? तो ये एक दूसरे के क्या हैं? बोलो, कॉन्ग्रुएंट। सुने हो? तो कॉन्ग्रुएंट बोला जाएगा? नहीं। क्या बोला जाएगा? सिमिलर। तो इसमें क्या एप्लीकेबल होगा? ए डी अपॉन ए ई, ये बराबर हो जाएगा किसके? ए बी अपॉन, बोलो हाँ। यहां से ए डी कितना आ गया? P माइनस पी वन, इसे डेल पी वन कह दो। और ए ई कितना है? P माइनस पी टू, इसे डेल पी टू कह दो। ये किसके बराबर है? ए बी, इसे क्या बोल दूं? डेल टी बी वन कह दो। वन में से घटा डेल टी बी वन, और इसे क्या कह दूं? डेल टी बी टू कह दूं। कोई समस्या होनी भी नहीं चाहिए। यहां से पता लग रहा है कि डेल P1 अपॉन डेल P2 इक्वल्स टू डेल TB1 अपॉन, यानी डेल P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल TB, या इसे लिख सकता हूं डेल TB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल P। इसको एहसास कर लेते तो मुझे मजा आ जाता। मैथमेटिकली देखने से कुछ नहीं होगा, इसको अगर एहसास कर लेते तो मेरा जीवन बन जाता, तुम्हें पढ़ाना मेरे लिए बहुत आसान हो जाता। देखो ध्यान से, इस बॉटल का मैं ढक्कन खोल दे रहा हूं, ठीक है? इसमें पानी भरा हुआ है, बोलो। इसमें मैंने नमक डाल दिया। क्या डाल दिया? नमक। पहले मैंने 1 चम्मच नमक डाला था और मैंने इसको गर्म किया। गर्म करूंगा तो सरफेस से वाटर मॉलिक्यूल वेपराइज होंगे। जिस टेम्परेचर पर वाटर मॉलिक्यूलों के द्वारा लगाया गया वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाएगा, इस बॉटल में भरा लिक्विड उबलने लगेगा। माना कि किसी टेम्परेचर x पे उबलने लगता है, तब तक ये आई, इन्होंने 1 चम्मच और इसमें नमक डाल दिया। क्या अब ये x पे उबलेगा? नहीं। अब इसमें सॉल्यूट की जो अमाउंट था नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का, वो क्या हो गया? अब जरूर ये x से ज्यादा टेम्परेचर पे उबलेगा। हाँ। बोलो हाँ। पक्का? हाँ। अब फिर सुनना, जब इसका मतलब हुआ कि वेपर प्रेशर जितना गिरेगा, फिर से सुनना, वेपर प्रेशर जितना गिरेगा, यानी लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, यानी P नॉट माइनस PS, वेपर प्रेशर जितना गिरेगा, वेपर प्रेशर जितना गिरेगा, कब? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालने पर, उसको उबालने के लिए उतनी ज्यादा हीट लगेगी। क्योंकि जब गिरेगा तो जितना ज्यादा गिरेगा उसका उबालने के लिए उतना ज्यादा टेम्परेचर लगा के उसका वेपर प्रेशर 1 atm के बराबर होगा कि नहीं? ये बात फील हुई कि नहीं? किसी सॉल्वेंट में मैंने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल दिया, उसका वेपर प्रेशर थोड़ा गिरा, तब उसको उबालने के लिए थोड़ी ज्यादा हीट लगेगी, और बहुत ज्यादा गिर गया तब उसको उबालने के लिए थोड़ी ज्यादा हीट लगेगी। बोलो, क्योंकि अल्टीमेटली मुझे इसका वेपर प्रेशर किसके बराबर करना है? 1 atm। तो जिसका वेपर प्रेशर ज्यादा गिर गया उसको 1 atm करने के लिए ज्यादा हीट देनी पड़ेगी कि नहीं देनी पड़ेगी? कितना %? जिसका नंबर ज्यादा कम है उसे सेलेक्ट होने के लिए ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? दैट्स इट। जिसका वेपर प्रेशर ज्यादा कम है उसे उबलने के लिए ज्यादा हीट देनी पड़ेगी कि नहीं देनी पड़ेगी? तो वही तो ये भी कह रहा है कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। जिसका वेपर प्रेशर ज्यादा गिरेगा उसमें एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। एहसास हुआ कि नहीं? रटना मत प्लीज। एहसास हुआ? पक्का? जिसका वेपर प्रेशर ज्यादा गिरेगा
उसको उबालने के लिए ज्यादा हीट देनी पड़ेगी, यानी एलिवेशन ज्यादा हुआ कि नहीं? पक्का? पहले पानी 100 पे उबलता था, अब 130 पे उबल रहा है। बोलो तो एलिवेशन कितने का हो गया? 30 का। पहले पानी 100 में उबलता था, अब 150 पे उबल रहा है, तो एलिवेशन कितने का हो गया? तो मान लो 1 चम्मच डालने पे अगर वो 30 पे उबल रहा होगा, 2 चम्मच डालने पे शायद 50 पे उबलने लगे। नहीं समझा? नॉन वोलेटाइल का अमाउंट जैसे जैसे तुम इसमें बढ़ाते जाओगे, इसके वेपर प्रेशर में लोअरिंग वैसे ही ज्यादा होगा, और जितना ज्यादा वेपर प्रेशर में लोअरिंग होगा, उबालने के लिए उतनी ज्यादा हीट लगेगी। बोलो, और जितनी ज्यादा उबालने के लिए हीट लगेगी, उतना ही ज्यादा एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट होगा। नहीं समझा? तो एक मेन बात, वो मेन बात क्या है कि किसी भी लिक्विड के एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट की बात करूं तो वो लोअरिंग इन वेपर प्रेशर के सीधे प्रोपोर्शनल होता है। लोअरिंग इन वेपर प्रेशर जितना ज्यादा होगा, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट भी उतना ज्यादा होगा। ये सबको एहसास हुआ कि नहीं? आगे खेल बना दूंगा, टेंशन ना लो। सरकारों मेरे, एक बात बता दो मुझे, पूछो क्या? देखो, आपने पढ़ा था P0 माइनस PS अपॉन P0 स्मॉल n अपॉन स्मॉल n प्लस कैपिटल N। सामान्य तौर पे स्मॉल n की वैल्यू कैपिटल N से काफी कम होती है। आपने पढ़ा था P0 माइनस PS अपॉन P0 स्मॉल n अपॉन कैपिटल N। आपने पढ़ा था P0 माइनस PS अपॉन P0 इक्वल्स टू स्मॉल n कैपिटल N क्या हो जाएगा? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम डिवाइडेड बाई मोलर मास। ऊपर चला जाएगा, आगे मैं लिख दूंगा P0 माइनस PS अपॉन P0 इक्वल्स टू n। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम को 1000 से डिवाइड कर दूं तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? किलोग्राम में। और ऊपर क्या हो गया? मोलर मास। अब ऐसा तो है नहीं कि बाप का राज है, कहीं भी किसी से मल्टीप्लाई कर दें। 1000 से डिवाइड किए हैं, 1000 से क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई। अब अगर तुम आंखें फाड़ फाड़ के प्यार से देखोगे तो ये क्या लिखा है? मोलर टी, यानी P0 माइनस PS अपॉन P0 इक्वल्स टू स्मॉल n इंटू MW अपॉन 1000। यहां से लिख सकते हो P0 माइनस PS इक्वल्स टू M इंटू MW अपॉन 1000 इंटू P0। ये क्या है? डेल P है। क्या है? इट्स लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। पहले P0 था, बाद में PS हो गया, घटा कितना? P0 माइनस PS। ये किसके बराबर हो गया? M इंटू MW इंटू P0 अपॉन 1000। क्या तुम्हारे बच्चों के बच्चे आ जाए तो 1000 की वैल्यू बदल जाएगी या 1000 ही रहेगी? क्या हम रहे ना रहे मोलर मास किसी का बदल जाएगा? हमारे मरने के बाद मोलर मास ऑफ वाटर 36 हो जाएगा क्या? 18 ही रहेगा। बोलो हाँ। और क्या जो प्योर फॉर्म का वेपर प्रेशर है वाटर का, वो हम नहीं रहेंगे तो बदल जाएगा? यानी कि P0 भी क्या है? MW भी क्या है? 1000 भी क्या है? तो डेल P किस पे डिपेंड किया? डेल P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल n। आवाज नहीं आई? ठीक है, मान लो ये मेरी बहन है और ये इनकी बहन है, तो ये मेरी क्या होंगी? That's it ना। तो जरा देखो, पीछे तुमने देखा कि डेल TB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डेल P के, और फिर तुमने थोड़ी देर बाद देखा कि ये जो डेल P है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डेल M के। तो अब तुम्हें मान लेना पड़ेगा बिल्कुल कि तुम जानते हो कि डेल P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? M के। तो डेल TB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डेल P के, और डेल P प्रोपोर्शनल है डेल M के। तो डेल TB किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा? M के। डेल M के किसके? NCERT यही डायरेक्ट लिखती है। समझ लगा? तो तुम कहते तुम भी डायरेक्ट लिख दो, तो इस तरह से जब ग्राफ बना के क्वेश्चन देगा तो वहां तुम ना रगड़ोगे फिर। समझे क्या? लेकिन आंसर नहीं आएगा। इसका मतलब कि अगर हम इसे इक्वेशन नंबर 1 मान देते और उसको क्या मान देते? इक्वेशन नंबर 2 मान देते, तो इक्वेशन नंबर 1 और 2 से मैंने जाना कि डेल TB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M। बोलो हाँ। और जैसे ही हमें पता लग गया कि डेल TB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M, तो आगे खेल बना देंगे कि नहीं बना देंगे? डेल TB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अगर M हो गया तो जरा देखिए भैया क्या बात है, इधर देखें। डेल TB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल M हो गया, तो डेल TB किसके बराबर हो गया? KB इंटू M के बराबर हो गया। इसको हमने बॉक्स में कर दिया। बोलो हाँ। यही डायरेक्ट लिखा रहता है, लेकिन इसके कई सारे यूजेस हैं। जरा देखो, सबसे पहला KB की यूनिट क्या होगी? डेल TB की यूनिट क्या हो जाएगी? टेम्परेचर डिफरेंस है, केल्विन या डिग्री सेंटीग्रेड। डिफरेंस को चाहे केल्विन में नापो चाहे डिग्री सेंटीग्रेड में नापो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बात जानते हो ना?
जैसे कहीं लिखा है 20 डिग्री सेंटीग्रेड और कहीं लिखा है 40 डिग्री सेंटीग्रेड, तो इसका अंतर कितना होगा, डिफरेंस 20 होगा ना। अब 20 डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में बदलो तो 273 प्लस 20 हो जाएगा, और 40 डिग्री को केल्विन में बदलो 273 प्लस 40 हो जाएगा, और इसका डिफरेंस लोगे तो 20 ही आएगा ना। मींस टेम्परेचर डिफरेंस को चाहे तुम डिग्री सेंटीग्रेड में नापो चाहे किस में नापो, केल्विन में नापो, वो कभी बदलता नहीं। तो केबी की वैल्यू क्या हो जाएगी, केबी हो जाएगी डेल टीवी अपॉन एम हो जाएगा। तो सबसे पहली बात यूनिट, यूनिट इसकी यूनिट क्या होगी, केल्विन, और मोलैलिटी की यूनिट क्या होती है, मोल पर किलोग्राम। तो केल्विन अपॉन मोल और ऊपर क्या चला जाएगा, किलो, यानी केल्विन किलोग्राम पर मोल हो गया। केबी को और क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट। क्या बोलते हैं, इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट। क्या बोला मैंने, और केबी की यूनिट कितनी होती है, और केबी की वैल्यू जो वाटर है ना, वाटर, उसके लिए कितनी होती है, 0.52 केल्विन किलोग्राम पर मोल के बराबर होती है। किसके बराबर, 0.52 किलोग्राम पर मोल के बराबर होती है। इतनी बात आपको समझ में आई। अब एक बात जान लीजिए, इब्लियोस्कोपी का मतलब क्या होता है। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट की मदद से किसी भी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के मोलर मास को कैलकुलेट करना, ये इब्लियोस्कोपी कहलाता है। साइंटिफिक नेम, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखना। क्या बोला मैंने, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट की मदद से, विद द हेल्प ऑफ एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, द ट्रिक टू कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज नोन एज इब्लियोस्कोपी। समझे क्या, नॉट कांस्टेंट, दैट प्रोसेस इज नोन एज इब्लियोस्कोपी। तो वहीं से इस कांस्टेंट का नाम क्या पड़ गया, इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट। फिर से सुनिए क्या बोल रहा हूं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट की मदद से किसी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का मोलर मास निकाल लेने की जो प्रक्रिया है, दैट प्रोसेस इज नोन एज इब्लियोस्कोपी। दैट्स व्हाई केबी इज आल्सो नोन एज इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट। अदरवाइज इसको और क्या बोलते हैं सामान्य टर्म में, जो बुक में लिखा रहता है, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। क्या बोलते हैं, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट कहते हैं। ठीक है, इतनी बातें हो गई। अब इतनी बातें हो गई तो ऑलमोस्ट थियरी इसकी क्या हो गई, कवरअप। अब कुछ चीजें और सुन लो जिससे तुम्हारा भेजा थोड़ा सही रहे। एक केबी का फॉर्मूला होता है, केबी का फॉर्मूला होता है आर टीबी का स्क्वायर अपॉन 1000 इंटू एल वेपराइजेशन। यहाँ पर आर क्या है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। क्या है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है। ठीक है, यहाँ पर टीबी क्या है, बॉइलिंग पॉइंट। किसका बॉइलिंग पॉइंट, प्योर सॉल्वेंट का। किसका, सॉल्वेंट का बॉइलिंग। यहाँ पे एल वेपराइजेशन क्या है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। समझे क्या, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ये एल वेपराइजेशन जो है इसकी वैल्यू क्या होती है, डेल एच वेपराइजेशन अपॉन मोलर मास। किसके बराबर होती है, डेल एच वेपराइजेशन अपॉन। तो वहां जब इसको पुट कर दोगे तो केबी की वैल्यू क्या हो जाएगा, आर टीबी का स्क्वायर अपॉन 1000 इंटू डेल एच वेपराइजेशन, और ऊपर कौन चला जाएगा, मोलर मास। ये दो फॉर्मूले होते हैं जो अगर याद न रहे तो समस्या खड़ी हो जाती है। अब मैंने थ्योरेटिकल हिस्सा पूरी तरह से डिलीवर कर दिया, टोटल जो भी कुछ है वो अब क्या है, न्यूमेरिकल। फिर से एक बार मैं आपको चीज़ों को बता देता हूँ। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, वह टेम्परेचर जिस पर किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर है। फिर मैंने बताया कि इसका मतलब कि बॉइलिंग पॉइंट फ्री नहीं है, इसका मतलब कि बॉइलिंग पॉइंट फ्री नहीं है। हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर में बदलाव करके बॉइलिंग पॉइंट को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, यानी बॉइलिंग पॉइंट इज द फंक्शन ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। दो बात हो गई। फिर हमने आपको एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट बताया। फिर मैंने आपको ये चीजें पढ़ा दी बिल्कुल शॉर्ट तरीके से, जो किताबों में जनरली लिखी रहती है। ये बात खत्म हो गई, बोलो, इतने भी बात खत्म हो गई। लेकिन उसके बाद मैंने थोड़ा कोशिश किया कि आपको चीज़ों को बेहतर वे में बताया जा सके। तो बेहतर वे में बताने के लिए मैंने इसका सहारा लिया। इसका सहारा ले करके मैंने आपको बिल्कुल डेराइव करके चीज़ों को बहुत परफेक्शन से एक एक बात बता डाला, जिसमें आप कहीं इफ बट नहीं कर सकते हैं। उसके बाद मैंने आपको कुछ फार्मूले से रिलेटेड बात बताई, जो कि ये था और जो कि ये था। बोलो, सारी बात के बाद अब तुमको
कोई बात नहीं। अगला क्वेश्चन देखें, आगे कहता है ए सॉल्यूशन कंटेनिंग 28 ग्राम ऑफ फॉस्फोरस। एक सॉल्यूशन है, बोलो हाँ, इसमें क्या मौजूद है? 28 ग्राम ऑफ फॉस्फोरस, ठीक है। इन 315 ग्राम ऑफ CH2, ठीक है, कार्बन डाइसल्फाइड। कहता है बॉइलिंग पॉइंट इसका कितना दिया है? 46.3। बॉयल्स एट, तो बढ़ करके ये कितने को उबलने लगता है? प्योर सॉल्वेंट में जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालोगे तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा नहीं बढ़ जाएगा? ये तो कहता है इफ Kb फॉर CH2 इज इतना, देन फॉर्मूला ऑफ फॉस्फोरस इज, कोई दिक्कत नहीं। इतना तो जानते हो कि डेल TB किसके बराबर होता है? Kb। अब फॉस्फोरस टूटेगा तो है नहीं, बोलो सावधानी से। डेल TB क्या होता है? चुप रहना। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल्स टू Kb इंटू M होता है कि नहीं? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया हुआ है? कुछ लोग जो ये ना पहचान पाएंगे वो चुप बैठे रहें, कम से कम पकड़ में ना आएंगे वो गधे। 47.9 माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट कितना है? 46.3। पक्का ना? यहाँ से Kb की वैल्यू कितना दिया है? 2 केल्विन किलोग्राम पर मोल, बोलो हाँ। और यहाँ से मोलेलिटी क्या हो जाएगी? मोलेलिटी क्या हो जाएगी? मोल्स अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। सॉल्यूट के कितने मोल हैं? 28 डिवाइडेड बाई मोलर मास, बोलो अपॉन क्या आ जाएगा? मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। सॉल्वेंट कितना है? 315, तो कितना हो जाएगा? 0.315। नहीं समझा? ये किस में आएगा? किलोग्राम में, तो किलोग्राम से किलोग्राम। ये किस में आएगा? मोल में, तो मोल से मोल। केवल एक चीज बचा, केल्विन, बोलो। और इधर टेम्परेचर आ जाएगा तो केल्विन से केल्विन क्या हो जाएगा? आई बात समझ में नहीं है? बोलो, ठीक है। तो आप जरा देखो, इसको जब अपन सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो ये 0, ये कितना आ जाएगा? 8, और 9 में से 3 के कितना आ जाएगा? 6, बोलो 1.68 आ गया, 2.34 हो जाएगा इंटू 28 अपॉन x इंटू 0.315। यहाँ से जब तुम x निकालोगे तो 126 के आसपास आएगा। कितना आ जाएगा? 126, बोलो। यानी कि उसका मोलर मास कितना आ गया? 126, बोलो। अब चारों का चेक कर लो, जिसका मोलर मास 126 होगा वही आंसर। तो P का मोलर मास क्या होता है? 31। मुझे साफ साफ दिख रहा है कि 31 इंटू 4 करूंगा तो 4 के 4, 4 तिहाई 12, 124 के आसपास आएगा। तो लगभग वैल्यू वही आएगी, मतलब राउंड ऑफ किया मैंने, बोलो। हाँ वो अलग बात है, बट वो अगर एज्यूम करा देता तो गलत हो जाता। बिना सॉल्व की मत करना। नहीं ऐसा सोचो P4 ही पाया जाता है तो P4 ही आंसर होगा, तो डेटा कुछ ऐसा कर देगा P3 आ रहा होगा। समझे क्या? तो इसलिए बिना क्रॉस चेक किए मत करना। ये वैल्यू पुटिंग क्वेश्चन था, इसमें कोई भी दम नहीं था, सिर्फ आपको वेरिएबल्स में वैल्यूज डालने थे। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि y ग्राम ऑफ ए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऑफ मोलर मास m इज डिसॉल्व इन 250 ग्राम ऑफ बेंजीन। हमारे पास एक बेंजीन है जिसका कितना ग्राम है? 200 ग्राम। इसमें क्या डाला जा रहा है? y ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल ऑफ सॉल्यूट। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सॉल्यूशन में। कहता है इफ Kb इज मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, द वैल्यू ऑफ डेल TB इज गिवन बाय। तो डेल TB क्या होता है? Kb इंटू m। तो डेल TB इज इक्वल्स टू Kb। इधर देखो y डिवाइड बाई y का मोलर मास कितना है? दिया है, हाँ, डिवाइड बाई कैपिटल M अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। तो 250 ग्राम है तो ये 0.250। ये लिखना जान गए कि नहीं? जो ये लिखना नहीं जाना भैया वो फिर मेहनत करे भाई, वो दिमाग न चाटे मेरा, वो घर जा करके कायदे से क्या करे काम। ठीक है, क्योंकि मोलरिटी मैंने बहुत मेहनत से बता दिया, मैं उसे थोड़ी सिखाऊंगा। ये क्या है? मोल्स ऑफ सॉल्यूट।
और ये क्या है, मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। आई बात समझ में? ठीक है, इधर जरा देखिए, अब यहाँ से हमको क्या चाहिए, केबी डेल, अच्छा डेल टीबी, तो आ गया सीधा, लो क्या हो गया, केबी इंटू वाई अपॉन कैपिटल एम इंटू 0.25। अच्छा, इसको करेगा तो 100 4 बार आ जाएगा, बोलो हाँ। तो 4 केबी वाई अपॉन दिया है क्या? ठीक है, तकलीफ हुई? नहीं। धैर्य बना के रखो, धैर्य बना के रखो, सीख जाओगे सब, घबराओ मत। इधर देखें आगे क्या कहता है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए मोलर ग्लूकोज सॉल्यूशन, डेंसिटी दिया है 1.2 के बराबर। अगर डेंसिटी 1.2 है तो ऐसी स्थिति में मोलैरिटी से बड़ी होती है और लगभग बराबर ही आती है, बोलो। तो यहाँ हम, अगर हमें मोलैरिटी कितना दिया है 1, तो मोलैरिटी उससे जस्ट बड़ी आएगी, तो मैं राउंड ऑफ करके 1 ही मान लूँ, हाँ ठीक है। बोलो। देखो तुमको मैंने सिखाया था एक फॉर्मूला, स्मॉल m इक्वल्स टू कैपिटल M इंटू 1000 इंटू d माइनस m मैंने बोला था अगर d किसके बराबर हो जाए, लगभग बराबर 1 के, तो मोलैरिटी बड़ी आती है मोलैरिटी से, और d 1 से बड़ा हो जाए तो मोलैरिटी छोटी आती है मोलैरिटी से, तो लगभग बराबर है कि नहीं? तो मोलैरिटी के थोड़ा बड़ा आएगा, लेकिन मैं उसे सेम मान लेता हूँ। कहता है डेल टीबी बताओ एलिवेशन इन, तो क्या हो जाएगा, केबी इंटू एम हो जाएगा, बोलो। अब देखो, हाँ तो केबी इंटू एम हो जाएगा, तो केबी की तो वैल्यू केबी ही रहेगी, ये एम जो है वो 1 से थोड़ी बड़ी आएगी, तो कुछ ज्यादा बड़ा है ना, उतना डिफरेंस थोड़ी आएगा, किसके, वो तो छोटा आ गया, तो डी परफेक्ट आंसर है। समझे कि नहीं समझे? ये जैसे इसको तुम पूरा सॉल्व कर लोगे तो अभी 1.01 के आसपास आएगी मोलैरिटी, तो ये क्या हो गया, ऑप्शन क्या करे, क्या गया, डी। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखने में आसान लग रहा है, केबी के बराबर। हाँ, मोलैरिटी फॉर्मूले से निकाली तो 0.98 आ रहा है। फॉर्मूला किससे निकाल रहे हो तुम? वो फॉर्मूले से मोलैरिटी इक्वल्स टू मोलैरिटी इनटू 1000 अपॉन d इनटू 1000 माइनस मॉलिक्यूलर वेट इनटू मोलैरिटी। अच्छा, इससे निकाला क्या? हां, तो 0.98 आ रहा है। पक्का? पक्का 100%। नहीं, उतना तो नहीं आना चाहिए, बड़ा आना चाहिए, क्योंकि जब 1 के बराबर होगा तो मोलैरिटी बड़ी आएगी ना। आपने गलत कैलकुलेट, अरे फिर से कर लो, उसमें क्या, चेक कर लो, इधर देखो, कैपिटल एम कितना है 1 इंटू 1000, बोलो। अबे सांप सूंघ गया क्या, वो पीछे बैठ के बात करी, पक। चार बार 5 बार देख लिया, 5 बार से पूछ ही रही है। इधर देखो, यहाँ 1000 है और यहाँ किससे मल्टीप्लाई करोगे, 1.2 माइनस कैपिटल एम कितना है 1, और इंटू क्या दिया है हमें, ग्लूकोज, इंटू 180, कितना आया 1000, ये अपॉन में कितना आ गया 1020 और माइनस 180। तो दीदी कौन सा गणित लगाई तुम, अच्छा नहीं ठीक लगाई हो, 1200 में से 180 घटेगा तो ये एक से जस्ट बड़ा आएगा ना, तो जस्ट छोटा आएगा। हाँ, तो ये परफेक्ट आंसर ये हो गया। वो मतलब पॉइंट से वेरी करती है ना राउंड ऑफ में, बोलो। ठीक है, तो ये बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर अगर निकालोगे तो एग्जैक्ट आंसर क्या आएगा, एग्जैक्ट आंसर आएगा 0.98। तो भाई ये डेंजर जोन था, अपन इसको चेक करके ही सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलो, वो कॉन्सेप्ट जब दिया है जब डेंसिटी नहीं, मतलब हाँ इतना बारीक कंपैरिजन ना करना हो जब, क्योंकि देखो इसमें जो दो आंसर है क्या है 1 और 0.98 यानी 0.02 का डिफरेंस है ना, तो अगर इतना बारीक डिफरेंस है तो ऐसी स्थिति में अपने को क्या करना पड़ेगा, ऑब्जर्व करना पड़ेगा ना ध्यान से, ठीक है। देखो तो हाँ ये डेंजर जोन है, देखो ये क्वेश्चन जितना छोटा है उतना ही ट्रिकी है, आपको मोलर दिया है और आपको निकालने के लिए मोलल चाहिए।
अगला क्वेश्चन देखें, कहता है कि 0.15 ग्राम ऑफ सब्सटेंस, कितना ग्राम है? सब्सटेंस डिजॉल्व इन 15 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट बॉइल्ड एट ए टेम्परेचर हायर बाई 0.216 डिग्री सेंटीग्रेड। अब इसको जरा समझना कि एक सब्सटेंस है जो कितने पे बॉयल होता था ये मालूम नहीं है, उसमें क्या डाला गया, अब वो कितने पे बॉयल हो रहा है ये भी मालूम नहीं है, बट वो जितने पे बॉयल होता था उससे इतना ज्यादा पे बॉयल हो रहा है। यही तो हो उसका इंग्लिश टू हिंदी या मराठी कन्वर्जन कर लो, यानी वो क्या दिया हुआ है, ठीक है। हमको डेल टीबी की वैल्यू दी हुई है 0.216, ठीक है। आगे जरा देखो, कहता है दैट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट, ठीक है। कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सब्सटेंस, क्या कहता है, कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सब्सटेंस, यानी कि हमें मोलर मास ऑफ सब्सटेंस कैलकुलेट करना है। कहता है मोलर एलिवेशन कांस्टेंट फॉर द सॉल्वेंट इज, केबी की वैल्यू दिया है 2.16 डिग्री सेंटीग्रेड, कितना दिया है, डिग्री सेंटीग्रेड, बोलो। अब केबी की वैल्यू किसी में भी दे, कोई फर्क करता है क्या, केल्विन में दे या डिग्री सेंटीग्रेड में दे, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब जरा आओ फॉर्मूला लगा देंगे, डेल टीबी इज इक्वल्स टू केबी इंटू एम लगा देंगे। केबी की वैल्यू कितनी है, 2.16 इंटू मोलैलिटी कितनी हो जाएगी, 0.15 ग्राम है, डिवाइडेड बाई मोलर मास पता लगाना है, अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम इज हाउ मच, 15 ग्राम है, बोलो। तो 15 डिवाइडेड बाई ये किसके बराबर हो जाएगा, डेल टीबी की वो कितना है, 0.216, बोलो हाँ। तो उसने तुम्हें तुम्हारे ऊपर रहम बरपा है, डेटा डिविजिबल है, बोलो। तो चलो आओ इसको सॉल्व कर देते, 0.216 डिवाइडेड बाई 2.16 है, बोलो हाँ। ये किसके बराबर हो जाएगा, 0.15 अपॉन एक्स इंटू 15 और ऊपर क्या हो जाएगा 1000, हाँ या ना। इसको इससे काटोगे 10 आएगा, यानी इधर क्या आ गया 1/10, और इसको काट दोगे तो इसको मैं 1 मान दूं अपॉन x और यहाँ से 2 जीरो गायब कर दूं तो ऊपर भी 10 आ जाएगा, बोलो x 100 के बराबर, पक्का ना। तो x किसके बराबर, b इज द राइट आंसर। बिल्कुल एवरेज क्वेश्चन है, वैल्यू पुटिंग है, सावधानी से एक एक बात को सुनते हुए क्या करना है, वैल्यूज डालते चलना है और बिल्कुल सीरियस रहना है, ठीक है। सर हाँ, हमने इसमें आई क्यों नहीं लिया, आई टूट कहाँ है वो, आई कब लोगे, जब इलेक्ट्रोलाइट होगा ना, जब वो टूट रहा होगा, ऐसी स्थिति में अपन आई वगैरह कंसीडर करें। नहीं तो जैसे NaCl कोई भी इलेक्ट्रोलाइट दिया रहेगा तो ऐसी स्थिति में अपन उसको कर सकते हैं। नेक्स्ट, ये टेढ़ा क्वेश्चन है, सॉल्व नहीं करना है, ध्यान से सुनना है। देखें, कहता है कि H2O लिक्विड और H2O वेपर के बीच में क्या है, इक्विलिब्रियम है। मैं भी लिख देता हूं, चलो भाई ये लो इक्विलिब्रियम है, ठीक है। कहता है एट 373 केल्विन, ये देखिए कितना टेम्परेचर दिया है, जरा गहराई से सोचो, ये वाटर का बॉइलिंग पॉइंट एट 373 केल्विन। डेल एच की वैल्यू कितना दिया है, डेल एच नॉट 8.31 किलो कैलोरी पर मोल दिया हुआ है, बोलो हाँ। कहता है दस द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 0.1 मोलर सुक्रोज सॉल्यूशन। तो कह रहा है इसका 0.1 मोलर एक सॉल्यूशन है, यानी कि कहीं वाटर है, उसका क्या है 0.1 मोलर सॉल्यूशन है, बोलो हाँ। उसका क्या निकालना है, बॉइलिंग पॉइंट। तो डेल टीबी क्या होगा, डेल टीबी हो जाएगा आई इंटू के बी, सॉरी आई नहीं, सॉरी के बी इंटू एम। अब देखो यहाँ वाटर है, अब के बी तुमको निकालना पड़ेगा। तो पहले आओ थोड़ा मक्कारी करके देखते हैं आंसर आता है क्या।
Kb की वैल्यू 0.52 होती है और इनटू मोलरिटी कितनी है 0.9, तो कितना हो गया 0.052 हो गया। बोलो कितना परसेंट है? 100%। अब जरा देखो ये डेल टीबी हुआ, तुमसे पूछ क्या रहा है? बॉइलिंग पॉइंट। तो डेल टीबी होता है टीबी माइनस टीबी नॉट। तुम डेल टीबी है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और टीबी क्या है? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। और टीबी नॉट क्या है? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। तो तुम्हें क्या चाहिए? टीबी। तो ये क्या हो गया? टीबी नॉट प्लस डेल टीबी। टीबी नॉट कितना है? 100 और डेल टीबी कितना आ गया? 0.052। 100 को मैं 373 लिख सकता हूँ प्लस 0.052, तो 373.052 इज इट गिवन? 373.052 दिया है। अबे कुछ ज्यादा क्लोज नहीं दिया है, इसने ये भी दिया है। हाँ। इसकी दैया मैया। लेकिन मॉडल का तो 0.52 है। 3 भी लेंगे तो कितना बोलोगे? ये थोड़ा सा 2 5 से बढ़िया तो क्या हुआ? 2 को बढ़ाएंगे तो राउंड अप नहीं होगा ना। 5 से 2 तो छोटा है, 5 से तो वो राउंड अप करके 6 भी ले सकते हैं। BD आएगा। तो BD आएगा। हम ऐसा कह नहीं सकते कि बी ही आएगा। पूछो क्यों? क्योंकि फिर हम उसको चेक करना पड़ेगा बिना, जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने केवी बोला और चेक किया, देखा 0.98 केवी। वैसे डोंट वरी, नीट में इतना क्लोज आंसर दिया नहीं रहेगा, बट फिर भी जब दे दिया है तो अब इसका एक ही इलाज है। पूछो क्या? केबी को निकालो, दूसरा कोई इलाज नहीं है। तो आओ, काम ही क्या है हमको, जब एक दिन में एक टॉपिक पढ़ना है तो केबी भी निकालने से बचोगे क्या? ये केबी निकाल दो। केबी का फॉर्मूला क्या होता है? आर टीबी का स्क्वायर अपॉन 1000 इंटू एल वेपराइजेशन। यहाँ डेल एच के फॉर्म में दिया है, तो आर टीबी का स्क्वायर अपॉन 1000 इंटू डेल एच वेपराइजेशन, और ऊपर क्या चला जाएगा? मोलर में। आर की वैल्यू कितना लोगे? 2 कैलोरी। टीबी कितना लोगे? 373 का स्क्वायर इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है? 18। बोलते जाओ। और यहाँ कितना आ गया? 1000। और इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन कितना दिया है? तो 8.31 किलो कैलोरी को 1000 से मल्टीप्लाई कर दोगे, किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कैलोरी में कन्वर्ट हो जाएगा। कितना परसेंट? हाँ 100%। हाँ, कोई समस्या? आवाज नहीं आई? तो यहाँ से ये तुम्हें केवी की वैल्यू जो मिली वो केल्विन और पर ग्राम में मिली तुम्हें ऑलमोस्ट, क्योंकि तुमने 18 लिखा है ना, ये मोलर मास है ना। इसको सॉल्व करके देखो कितना आ रहा है। 0.06। हाँ। तो कितना आ रहा है? 0.06। तो तुम्हारे पास केबी कितना आ गया? 0.6 आया, 0.06 आया। 0.6 आ रहा होगा, क्योंकि बाद में 0.1 से मल्टीप्लाई करेंगे तब वो 0.06 होगा। ये सॉल्व करोगे तो कितना आ रहा है? 0.060 करेक्ट। ये 0.6 आ रहा है। तो डेल टीबी कितना हो जाएगा? आई इंटू सॉरी केबी इंटू एम। केबी कितना है? कितना? और 1, ये 0.1, तो ये 0.06 हुआ कि नहीं? ये करेक्ट। ऐसा इसको करना नहीं चाहिए था, 1.5 साड़ा निकला है, बट कोई बात नहीं। लर्निंग की प्रक्रिया में बारीकी से काम करना चाहते हो कि नहीं? 12वीं में एग्जाम देने के बाद ये तो क्लियर हो गया होगा कि अल्लाह बल्ला टल्ला करने से रिजल्ट नहीं आता है, या अभी भी कंफ्यूजन है? ये तो क्लियर हो गया होगा ना कि एक बेहतरीन वर्क करना पड़ेगा रिजल्ट के लिए। क्या पता इस बार पेपर ऐसा हो। हाँ, मे भी। हालांकि इतना क्लोज आंसर तो नहीं देता, एक आध क्वेश्चन में दे दे तो दे दे, बट माय एम इज कि चेक करके ही हम लोग बोलें अगर इतना पास का दिया है। और जब हमने चेक करके बोला तो हमने देखा कि आंसर क्या है? 30। तो चलो, इस फॉर्मूले का भी एक यूज हो गया। नहीं तो बच्चे नोट्स में फॉर्मूला तो लिखते हैं, इसका एप्लीकेशन नहीं कर पाते हैं, कभी एप्लीकेशन भी हो गया। अब आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 7 कहता है, देखें, a solution of 0.450 ग्राम ऑफ यूरिया, मोलर वेट इतना, इन इतना ग्राम ऑफ वाटर
शोड इतना डिग्री सेंटीग्रेड ऑफ एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, कैलकुलेट द मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। बहुत ही आसान है, बोलो कैलकुलेट करने की जरूरत है क्या, इतना आना चाहिए। फिर भी कर देते हैं, डेल टी वी क्या हो जाएगा, के बी इंटू एम हो जाएगा। डेल टी वी कितना दिया, 0.17, के बी पूछ रहा है, और एम की वैल्यू कितनी है 0.450 डिवाइडेड बाई 60 अपॉन 22.5 डिवाइडेड बाई 1000। यहाँ से के बी निकालोगे तो वाटर का के बी 0.52 आएगा। अब इसमें वैल्यू दूर दूर की दी हुई, बोलो, तो मैं कह सकता हूँ कि आंसर कितना आएगा 0.51, लेकिन तुम चेक कर लो, क्रॉस चेक कर लेना जरूरी है। वही है, ओके थैंक यू। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा कि नहीं समझा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कहता है एट हायर एल्टीट्यूड वाटर बॉयल्स एट टेम्परेचर लोअर देन 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अभी बताएं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज, शुरुआत में ही समझा दिया, फिर भी मैं एक चांस ले सकता हूं अगर किसी को ये बात समझने में समस्या हो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ सॉल्यूशन ऑफ इतना ग्राम Cu2Cl2, होश में आओ, क्या है Cu2Cl2 तो टूटेगा ना, Cu2Cl2 टूट के क्या दे देगा, अच्छा Cu+2 +2 Cl, पक्का। तो यहाँ जो डेल टीबी है वो I इंटू के बी इंटू एम, नहीं तो सारा आंसर क्या हो जाएगा, गलत। अब जरा देखो के बी की वैल्यू कितनी दी हुई है, इंटू एम कितना दिया है, निकालना है। अब 1 किलोग्राम में है गधे, नहीं 13.4 डिवाइड बाय 13.4। हाँ, अच्छा उसकी बात तो 13.44 डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर वेट कितना दिया है, ये जबरदस्ती अज्यूम करवा रहा है क्या, 134 हाँ वो डेसिमल मुझे लगता है गलत लग गया, पक्का ना। तो कॉपर का कितना 65 हो जाएगा, और 35 दूनी 70 30, हाँ लगभग। तो ये जो लिखा है वही कर दो, गलत भी मान लो, एज्यूम करवा सकते, पॉलीट्रॉपिक पढ़ते हो ना, एज्यूम करवा सकता है, अगर एज्यूम करवा करे तो भी आंसर गलत नहीं होगा, बट हमें एक्चुअल डेटा मालूम है तो इसको अब वो क्या है आंसर वो हम चेक कर लेंगे। ये कितना होना चाहिए, 134 के आसपास होना चाहिए, पक्का ना। तो ये डिवाइड क्या कर देंगे, 134 अपॉन 1 किलोग्राम दिया, कोई दिक्कत ही नहीं। तो डेल टीबी कितना आ गया, डेल टीबी हमसे पूछ क्या रहा है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, यानी डेल टीबी ही पूछ रहा है, बोलो ये किसके बराबर हो गया, 0.52 इंटू ये कितना हो जाएगा 0.1, मल्टीप्लाई करोगे 0.05, बेटा पकड़ लिए तुम। देखो तो आई की वैल्यू से बिना मल्टीप्लाई किए अगर तुमने ये बवासीर किया तो तुम्हारा खेल खराब होगा, और जब परसेंटेज आयोनाइजेशन ना दिया हो तो आई बराबर एन होगा, यानी आई के बराबर किसकी वैल्यू बराबर है, 3 है। तो 0.052 मल्टीप्लाइड बाई 3, 3 दूनी 6, 3 बचे 15, कितना आ गया 0.152, यानी लगभग 0.16। तो हड़बड़ी में बैठा बच्चा आंसर टिक कर देगा बी। नहीं समझा, ठीक है। कुछ पकड़ बनी, पक्का, ठीक है। ये काम मैं 30 मिनट में भी कर सकता हूं। अभी अगर बहुत तेज बच्चों की क्लास होती तो मैं इसको फट से निपटाता। मुझे मालूम है इस क्लास में मेहनती लोग भी हैं, इसलिए मैं अपना मैक्सिमम इनपुट दे रहा हूँ, मैक्सिमम इनपुट दे रहा हूँ, इससे ज़्यादा टीचर का इनपुट नहीं हो सकता है। अब उसमें आपको सीखने का काम आपका है भाई, ध्यान से जितना कंसंट्रेट रहोगे उतना सीखते चले जाओगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 कहता है विच एक्वस सॉल्यूशन एग्जिबिट
हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, सावधान, हाईएस्ट एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट नहीं पूछा है, हाईएस्ट, बट कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि डेल टीबी जो है वो टीबी माइनस टीबी नॉट होता है, तो टीबी क्या हो जाएगा, डेल टीबी प्लस, यानी कि उसी का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा जिसका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो, हाँ या ना, क्योंकि टीबी नॉट तो कभी बदलता नहीं, पक्का, ठीक है मेरे प्यारे सरकार। अब मैं इसके खेल बिगाड़ दूंगा, इसका टेंशन ना लो। तुम जानते हो कि डेल टीबी होता है आई इंटू के बी इंटू एम, पक्का ना। ग्लूकोज के लिए आई फाई 1 होगा क्योंकि वो टूटता नहीं है। तो जरा देखो उसकी मोलरिटी दी हुई है, बोलो मोलरिटी दी हुई है, तो लगभग हम उसको मोलरिटी के बराबर कंसीडर करेंगे क्योंकि डेंसिटी यहाँ पे लगभग 1 के बराबर होगी। सारे के सारे सॉल्यूशन हाईली डाइल्यूटेड है, आवाज नहीं आई, हाईली डाइल्यूटेड है यानी वाटर के बराबर उनकी डेंसिटी होगी, तो मैं उसको मोलरिटी को मोलरिटी के बराबर मान देता, बोलो हाँ, कितना परसेंट, हाँ। तो जरा देखो, अब जरा गौर पूर्वक सुनना, 0.015 मोलर ग्लूकोज है, इसका मतलब जरा देखो क्या है, यानी कि 0.015 मोल प्रेजेंट है 1 लीटर में। इधर जरा देखो 0.01 मोलर KNO3 है, इसका मतलब कि 0.01 मोल प्रेजेंट है कितने में, 1 लीटर में, पक्का। और 0.05 मोलर यूरिया है, यानी कि 0.05 मोल प्रेजेंट है 1 लीटर में। ये 0.01 मोलर Na2SO4 यानी 0.01 मोल प्रेजेंट है 1 लीटर में, बोलो हाँ। यूरिया और जो ग्लूकोज है वो तो टूटता नहीं है, लेकिन KNO3 और Na2SO4 टूटेगा। इसका पर आयन KNO3 का कितने आयन देगा, A प्लस NO3, तो इसका एक मॉलिक्यूल 2 आयन देगा। तो सरकार मेरे इतना मॉलिक्यूल, इतना मोल कितना देगा, जस्ट डबल इंटू 2 मोल, नहीं समझा, सॉरी कहीं और लगा दिया, अरे मैं भी इंसान हूँ, गलती हो सकती है, इंटू 2 हो गया, 0.0 सॉरी 15, ठीक है चलता है कोई बात नहीं। इधर देखो Na2SO4 है, ये कितना आयन देगा, 2 और 1 3, Na2SO4 2Na प्लस SO4 पे -2, तो इंटू क्या कर देंगे 3, ये कितना आ गया 0.03, बोलो हाँ। और ये कितना आ गया 0.02, तो सबसे ज्यादा आयन किसके पास है, Na2, पक्का ना। तुम जानते हो कि सभी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी तो ये ना पहचान पाएंगे, वो चुप बैठे रहेंगे, कम से कम पकड़ में ना आएंगे वो गधे। 47.9 माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट कितना है, 46.3, पक्का ना। यहाँ से Kb की वैल्यू कितना दिया है, 2 केल्विन किलोग्राम पर, बोलो हाँ। और यहाँ से मोलैलिटी क्या हो जाएगी, मोलैलिटी क्या हो जाएगी, मोल्स अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। सॉल्यूट के कितने मोल हैं, 28 डिवाइडेड बाई मोलर मास, बोलो अपॉन क्या आ जाएगा, मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। सॉल्वेंट कितना है 315, तो कितना हो जाएगा 0.315, नहीं समझा। ये किस में आएगा, किलोग्राम में, तो किलोग्राम से किलोग्राम। ये किस में आएगा, मोल में, तो मोल से मोल। केवल एक चीज बचा, केल्विन, बोलो। और इधर टेम्परेचर आ जाएगा, तो केल्विन से केल्विन क्या हो जाएगा, आई बात समझ में नहीं है, बोलो ठीक है। तो अब जरा देखो, इसको जब अपन सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो ये 0, ये कितना आ जाएगा 8, और 9 में से 3 के कितना आ जाएगा 6, बोलो 1.68 आ गया, 2.34 हो जाएगा इंटू 28 अपॉन x इंटू 0.315। यहाँ से जब तुम x निकालोगे तो 126 के आसपास आएगा, कितना आ जाएगा 126, बोलो। यानी कि उसका मोलर मास कितना आ गया 126, बोलो। अब चारों का चेक कर लो, जिसका मोलर मास 126 होगा वही आंसर। तो P का मोलर मास क्या होता है 31, मुझे साफ साफ दिख रहा है कि 31 इंटू 4 करूंगा तो 4 1 के 4, 4 3 12, 124 के आसपास आएगा।
तो लगभग वैल्यू वही आएगी, मतलब राउंड ऑफ किया मैंने। बोलो हाँ वो अलग बात है, बट वो अगर एज्यूम करा देता तो गलत हो जाता, बिना सॉल्व किए मत करना। नहीं ऐसा सोचो P4 ही पाया जाता है तो P4 ही आंसर होगा, तो डेटा कुछ ऐसा कर देगा P3 आ रहा होगा, समझे क्या? तो इसलिए बिना क्रॉस चेक किए मत करना। ये वैल्यू पुटिंग क्वेश्चन था, इसमें कोई भी दम नहीं था, सिर्फ आपको वेरिएबल्स में वैल्यूज डालने थे। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि y ग्राम ऑफ ए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऑफ मोलर मास m इज डिसॉल्व्ड इन 250 ग्राम ऑफ बेंजीन। हमारे पास एक बेंजीन है जिसका कितना ग्राम है 200 ग्राम। इसमें क्या डाला जा रहा है y ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल ऑफ सॉल्यूट। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सॉल्यूशन में। कहता है इफ kb इज मोलर एलिवेशन कांस्टेंट द वैल्यू ऑफ डेल टीवी इज गिवन बाय, तो डेल टीवी क्या होता है? kb इंटू m। तो डेल टीवी इज इक्वल्स टू kb, इधर देखो y डिवाइड बाई y का मोलर मास कितना है दिया है, हाँ डिवाइड बाई कैपिटल m अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। तो 250 ग्राम है तो ये 0.250। ये लिखना जान गए कि नहीं? जो ये लिखना नहीं जाना भैया वो फिर मेहनत करे भाई, वो दिमाग न चाटे मेरा, वो घर जा करके कायदे से क्या करे काम। ठीक है, क्योंकि मोलरिटी मैंने बहुत मेहनत से बता दिया, मैं उसे थोड़ी सिखाऊंगा। ये क्या है? मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और ये क्या है? मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। आई बात समझ में? ठीक है, इधर जरा देखिए, अब यहाँ से हमको क्या चाहिए? kb डेल, अच्छा डेल टीवी तो आ गया सीधा। लो क्या हो गया? kb इंटू वाई अपॉन कैपिटल M इंटू 0.25। अच्छा इसको करेगा तो 100 4 बार आ जाएगा, बोलो हाँ। तो 4 kb y अपॉन दिया है क्या? ठीक है, तकलीफ हुई? धैर्य बना के रखो, धैर्य बना के रखो, सीख जाओगे सब, घबराओ मत। इधर देखें आगे क्या कहता है? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए मोलर ग्लूकोज सॉल्यूशन, डेंसिटी दिया है 1.2 के बराबर। अगर डेंसिटी 1.2 है तो ऐसी स्थिति में मोलैरिटी से बड़ी होती है और लगभग बराबर ही आती है। बोलो तो यहाँ हम अगर हमें मोलैरिटी कितना दिया है 1, तो मोलैरिटी उससे जस्ट बड़ी आएगी, तो मैं राउंड ऑफ करके 1 ही मान लूँ। बोलो देखो तुमको मैंने सिखाया था एक फॉर्मूला, स्मॉल m इक्वल्स टू कैपिटल M इंटू 1000 इंटू d माइनस m। मैंने बोला था अगर d किसके बराबर हो जाए? लगभग बराबर 1 के, तो मोलैरिटी बड़ी आती है मोलैरिटी से, और d 1 से बड़ा हो जाए तो मोलैरिटी छोटी आती है मोलैरिटी से। तो लगभग बराबर है कि नहीं? तो मोलैरिटी के थोड़ा बड़ा आएगा, लेकिन मैं उसे सेम मान लेता हूँ। कहता है डेल टीबी बताओ एलिवेशन इन, तो क्या हो जाएगा? kb इंटू m हो जाएगा। बोलो अब देखो, हाँ तो kb इंटू m हो जाएगा, तो kb की तो वैल्यू kb ही रहेगी, ये m जो है वो 1 से थोड़ी बड़ी आएगी, तो कुछ ज्यादा बड़ा है, उतना डिफरेंस थोड़ी आएगा। किसके? वो तो छोटा आ गया, तो d परफेक्ट आंसर है। समझे कि नहीं समझे? ये जैसे इसको तुम पूरा सॉल्व कर लोगे तो अभी 1.01 के आसपास आएगी मोलैरिटी। तो ये क्या हो गया? ऑप्शन क्या करेक्ट आ गया? डी। तो अच्छा क्वेश्चन है, देखने में आसान लग रहा है, kb के बराबर। हाँ मोलैरिटी फॉर्मूले से निकाली तो 0.98 आ रहा है। फॉर्मूला किससे निकाल रहे हो? तो वो फॉर्मूले से मोलैरिटी इक्वल्स टू मोलैरिटी इनटू 1000 अपॉन d इनटू 1000 माइनस मॉलिक्यूलर रेट इनटू मोलैरिटी। अच्छा इससे निकाला क्या? हां तो 0.98 आ रहा है। पक्का? पक्का 100%। नहीं उतना तो नहीं आना चाहिए, बड़ा आना चाहिए, क्योंकि जब 1 के बराबर होगा तो मोलैरिटी बड़ी आएगी ना। आपने अरे फिर से कर लो, उसमें क्या है, चेक कर लो। इधर देखो कैपिटल M कितना है 1 इंटू 1000। बोलो अबे सांप सूंघ गया क्या? वो पीछे बैठ के बात करी पर। चार बार 5 बार देख लिया, 5 बार से पूछ ही रही है।
इधर देखो, यहाँ 1000 है और यहाँ किससे मल्टीप्लाई करोगे 1.2 माइनस कैपिटल M कितना है 1 और इनटू क्या दिया है हमें ग्लूकोज इनटू 180 कितना आया 1000 ये अपॉन में कितना आ गया 1020 और माइनस 180 तो दीदी कौन सा गणित लगाई तुम? अच्छा नहीं ठीक लगाई हो। 1200 में से 180 घटेगा तो ये इससे जस्ट बड़ा आएगा ना, तो जस्ट छोटा आएगा। हाँ तो ये परफेक्ट आंसर ये हो गया। कभी कभार वो मतलब पॉइंट से वेरी करती है ना राउंड ऑफ में, बोलो ठीक है। तो ये बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर अगर निकालोगे तो एग्जैक्ट आंसर क्या आएगा? एग्जैक्ट आंसर आएगा 0.98। तो भाई ये डेंजर जोन था, अपन इसको चेक करके ही सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलो वो कॉन्सेप्ट जब दिया है जब डेंसिटी नहीं मतलब हाँ इतना बारीक कंपैरिजन ना करना हो जब, क्योंकि देखो इसमें जो दो आंसर है क्या है 1 और 0.98 यानी 0.02 का डिफरेंस है ना। तो अगर इतना बारीक डिफरेंस है तो ऐसी स्थिति में अपने को क्या करना पड़ेगा? ऑब्जर्व करना पड़ेगा ना ध्यान से, ठीक है। देखो तो हाँ ये डेंजर जोन है। देखो ये क्वेश्चन जितना छोटा है उतना ही ट्रिकी है। आपको मोलर दिया है और आपको निकालने के लिए मोलल चाहिए। अगला क्वेश्चन देखें, कहता है कि 0.15 ग्राम ऑफ सब्सटेंस, कितना ग्राम है? सब्सटेंस डिसॉल्व इन 15 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट बॉइल्ड एट ए टेम्परेचर हायर बाई 0.216 डिग्री सेंटीग्रेड। अब इसको जरा समझना कि एक सब्सटेंस है जो कितने पे बॉयल होता था ये मालूम नहीं, उसमें क्या डाला गया, अब वो कितने पे बॉयल हो रहा है ये भी मालूम नहीं है, बट वो जितने पे बॉयल होता था उससे इतना ज्यादा पे बॉयल हो रहा है। यही तो हो उसका इंग्लिश टू हिंदी या मराठी कन्वर्जन कर लो। यानी वो क्या दिया हुआ है? ठीक है, हमको डेल टीबी की वैल्यू दी हुई है 0.216, ठीक है। आगे जरा देखो, कहता है दैट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट, ठीक है। कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सब्सटेंस, क्या कहता है? कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सब्सटेंस, यानी कि हमें मोलर मास ऑफ सब्सटेंस कैलकुलेट करना है। कहता है मोलर एलिवेशन कांस्टेंट फॉर द सॉल्वेंट इज केबी की वैल्यू दिया है 2.16 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना दिया है? डिग्री सेंटीग्रेड, बोलो। अब केबी की वैल्यू किसी में भी दे, कोई फर्क करता है क्या? केल्विन में दे या डिग्री सेंटीग्रेड में दे, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब जरा आओ फॉर्मूला लगा देंगे, डेल टीबी इज इक्वल्स टू केबी इंटू एम लगा देंगे। केबी की वैल्यू कितनी है? 2.16 इंटू मोलैलिटी कितनी हो जाएगी? 0.15 ग्राम है, डिवाइडेड बाई मोलर मास पता लगाना है, अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम इज हाउ मच? 15 ग्राम है, बोलो। तो 15 डिवाइडेड बाई ये किसके बराबर हो जाएगा? डेल टीबी की वो कितना है? 0.216, बोलो। हाँ तो उसने तुम्हें तुम्हारे ऊपर रहम बरपा है, डेटा डिविजिबल है, बोलो। तो चलो आओ इसको सॉल्व कर देते। 0.216 डिवाइडेड बाई 2.16 है, बोलो। हाँ ये किसके बराबर हो जाएगा? 0.15 अपॉन x इंटू 15 और ऊपर क्या हो जाएगा? 1000। हाँ या ना? इसको इससे काटोगे 10 आएगा, यानी इधर क्या आ गया? 1/10। और इसको काट दोगे तो इसको मैं 1 मान दूं अपॉन x और यहाँ से 2 जीरो गायब कर दूं तो ऊपर भी 10 आ जाएगा, बोलो। x पक्का ना? तो x किसके बराबर? बी इज द राइट आंसर। बिल्कुल एवरेज क्वेश्चन है, वैल्यू पुटिंग है। सावधानी से एक एक बात को सुनते हुए क्या करना है? वैल्यूज डालते चलना है और बिल्कुल सीरियस रहना है, ठीक है। सर हाँ हमने इसमें आई क्यों नहीं लिया? आई टूट कहाँ है वो?
आई कब लोगे? जब इलेक्ट्रोलाइट होगा ना, जब वो टूट रहा होगा, ऐसी स्थिति में अपन आई वगैरह कंसीडर करें। नहीं तो जैसे NaCl कोई भी इलेक्ट्रोलाइट दिया रहेगा तो ऐसी स्थिति में अपन उसको कर सकते हैं। नेक्स्ट, ये टेढ़ा क्वेश्चन है, सॉल्व नहीं करना है, ध्यान से सुनना है। देखें, कहता है कि H2O लिक्विड और H2O वेपर के बीच में क्या है? इक्विलिब्रियम है। मैं भी लिख देता हूं, चलो भाई ये लो इक्विलिब्रियम है, ठीक है। कहता है एट 373 केल्विन। ये देखिए कितना टेम्परेचर दिया है, जरा गहराई से सोचो, ये वाटर का बॉइलिंग पॉइंट एट 373 केल्विन। डेल एच की वैल्यू कितना दिया है? डेल एच नॉट 8.31 किलो कैलोरी पर मोल दिया हुआ है। बोलो हाँ। कहता है दस द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 0.1 मोलर सुक्रोज सॉल्यूशन। तो कह रहा है इसका 0.1 मोलर एक सॉल्यूशन है, यानी कि कहीं वाटर है, उसका क्या है? 0.1 मोलर सॉल्यूशन है। बोलो हाँ। उसका क्या निकालना है? बॉइलिंग पॉइंट। तो डेल टीबी क्या होगा? डेल टीबी हो जाएगा आई इंटू के बी, सॉरी आई नहीं, सॉरी के बी इंटू एम। अब देखो यहाँ वाटर है, अब के बी तुमको निकालना पड़ेगा। तो पहले आओ थोड़ा मक्कारी करके देखते हैं आंसर आता है क्या। के बी की वैल्यू 0.52 होती है और इंटू मोलरिटी कितनी है? 0.1। तो कितना हो गया? 0.052 हो गया। बोलो कितना परसेंट? हाँ 100%। अब जरा देखो ये डेल टीबी हुआ, तुमसे पूछ क्या रहा है? तो डेल टीबी होता है टीबी माइनस टीबी नॉट। तुम डेल टीबी है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, और टीबी क्या है? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। और टीबी नॉट क्या है? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। तो तुम्हें क्या चाहिए? टीबी। तो ये क्या हो गया? टीबी नॉट प्लस डेल टीबी। टीबी नॉट कितना है? 100 और डेल टीबी कितना आ गया? 0.052। 100 को मैं 373 लिख सकता हूँ प्लस 0.052, तो 373.052 इज इट गिवन? 373.052 दिया है। अबे कुछ ज्यादा क्लोज नहीं दिया है, इसने ये भी दिया है। इसकी दैया मैया। लेकिन वाटर का तो 0.52 क्या हुआ? दो तो छोटा है 5 से, तो वो राउंड अप करके 6 भी ले सकते हैं। हम ऐसा कह नहीं सकते कि बी ही आएगा। पूछो क्यों? क्योंकि फिर हम उसको चेक करना पड़ेगा। बिना, जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने केवी बोला और चेक किया, देखा 0.98 केवी। वैसे डोंट वरी, नीट में इतना क्लोज आंसर दिया नहीं रहेगा, बट फिर भी जब दे दिया है तो अब इसका एक ही इलाज है। पूछो क्या? केबी को निकालो, दूसरा कोई इलाज नहीं है। तो आओ, काम ही क्या है हमको, जब एक दिन में एक टॉपिक पढ़ना है तो केबी भी निकालने से बचोगे क्या? ये केबी निकाल दो। केबी का फॉर्मूला क्या होता है? आर टीबी का स्क्वायर अपॉन 1000 इंटू एल वेपराइजेशन। यहाँ डेल एच के फॉर्म में दिया है, तो आर टीबी का स्क्वायर अपॉन 1000 इंटू डेल एच वेपराइजेशन, और ऊपर क्या चला जाएगा? मोलर में। आर की वैल्यू कितना लोगे? 2 कैलोरी। टीबी कितना लोगे? 373 का स्क्वायर इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है? 18। बोलते जाओ। और यहाँ कितना आ गया? 1000। और इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन कितना दिया है? तो 8.31 किलो कैलोरी को 1000 से मल्टीप्लाई कर दोगे, किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कैलोरी में कन्वर्ट हो जाएगा। कितना परसेंट? हाँ 100%। हाँ कोई समस्या? आवाज़ नहीं आई? तो यहाँ से ये तुम्हें केवी की वैल्यू जो मिली वो केल्विन और पर ग्राम में मिली तुम्हें ऑलमोस्ट, क्योंकि तुमने 18 लिखा है ना, ये मोलर मास है ना। इसको सॉल्व करके देखो कितना आ रहा है। 0.06। हाँ। तो कितना आ रहा है? 0.06। तो तुम्हारे पास केबी कितना आ गया? 0.6 आया, 0.06 आया।
0.6 आ रहा होगा, क्योंकि बाद में 0.1 से मल्टीप्लाई करेंगे तब वो 0.06 होगा। ये सॉल्व करोगे तो कितना आ रहा है? 0.0601 करेक्ट। ये 0.6 आ रहा है, हाँ तो डेल टी बी कितना हो जाएगा? आई इंटू सॉरी के बी इंटू एम। के बी कितना है? कितना? और 1, ये 0.1, तो ये 0.06 हुआ कि नहीं? ये करेक्ट। ऐसा इसको करना नहीं चाहिए था, 1.5 साड़ा निकला है, बट कोई बात नहीं। लर्निंग की प्रक्रिया में बारीकी से काम करना चाहते हो कि नहीं? 12वीं में एग्जाम देने के बाद ये तो क्लियर हो गया होगा कि अल्लाह बल्ला टल्ला करने से रिजल्ट नहीं आता है, या अभी भी कंफ्यूजन है? ये तो क्लियर हो गया होगा ना कि एक बेहतरीन वर्क करना पड़ेगा रिजल्ट के लिए। क्या पता इस बार पेपर ऐसा हो। हाँ मे भी, हालांकि इतना क्लोज आंसर तो नहीं देता, एक आध क्वेश्चन में दे दे तो दे दे, बट माय एम इज कि चेक करके ही हम लोग बोलें अगर इतना पास का दिया है। और जब हमने चेक करके बोला तो हमने देखा कि आंसर क्या है, 30। तो चलो इस फॉर्मूले का भी एक यूज हो गया। नहीं तो बच्चे नोट्स में फॉर्मूला तो लिखते हैं, इसका एप्लीकेशन नहीं कर पाते हैं, कभी एप्लीकेशन नहीं हो गया। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है, देखें, a solution of 0.450 ग्राम ऑफ यूरिया, मोलर वेट इतना, इन इतना ग्राम ऑफ वाटर शोड इतना डिग्री सेंटीग्रेड ऑफ एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, कैलकुलेट द मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। बहुत ही आसान है, बोलो कैलकुलेट करने की जरूरत है क्या? इतना आना चाहिए, फिर भी कर देते हैं। डेल टीवी क्या हो जाएगा? के बी इंटू एम हो जाएगा। डेल टीवी कितना दिया? 0.17। के बी पूछ रहा है, और एम की वैल्यू कितनी है? 0.450 डिवाइडेड बाई 60 अपॉन 22.5 डिवाइडेड बाई 1000। यहाँ से के बी निकालोगे तो वाटर का के बी 0.52 आएगा। अब इसमें वैल्यू दूर दूर की दी हुई, बोलो, तो मैं कह सकता हूँ कि आंसर कितना आएगा? 0.51, लेकिन तुम चेक कर लो, क्रॉस चेक कर लेना जरूरी है। वही है? ओके, थैंक यू। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा कि नहीं समझा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कहता है एट हायर एल्टीट्यूड वाटर बॉयल्स एट टेम्परेचर लोअर देन 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अभी बताएं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज, शुरुआत में ही समझा दिया, फिर भी मैं एक चांस ले सकता हूं अगर किसी को ये बात समझने में समस्या हो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ सॉल्यूशन ऑफ इतना ग्राम Cu2Cl2, होश में आओ, क्या है? Cu2Cl2 तो टूटेगा ना, Cu2Cl2 टूट के क्या दे देगा? अच्छा, Cu + 2 + 2Cl, पक्का? तो यहाँ जो डेल टीबी है वो I इंटू के बी इंटू एम, नहीं तो सारा आंसर क्या हो जाएगा? गलत। अब जरा देखो, के बी की वैल्यू कितनी दी हुई है? इंटू एम कितना दिया है? निकालना है। अब 1 किलोग्राम में है गधे। नहीं 13.4 डिवाइड बाय 13.4। अच्छा, उसके बाद तो 13.44 डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर वेट कितना दिया है? जबरदस्ती अज्यूम करवा रहा है क्या? हाँ, वो डेसिमल मुझे लगता है गलत लग गया, पक्का ना? तो कॉपर का कितना 65 हो जाएगा, और 35 दूनी 70 थी, हाँ लगभग। तो ये जो लिखा है वही कर दो, गलत भी मान लो, एज्यूम करवा सकते, पॉलीट्रॉपिक पढ़ते हो ना, एज्यूम करवा सकता है। अगर एज्यूम करवा करे तो भी आंसर गलत नहीं होगा, बट हमें एक्चुअल डेटा मालूम है तो इसको अब वो क्या है आंसर वो हम चेक कर लेंगे। ये कितना होना चाहिए? 134 के आसपास होना चाहिए, पक्का ना? तो ये डिवाइड क्या कर देंगे? 134 अपॉन 1 किलोग्राम दिया, कोई दिक्कत ही नहीं। तो डेल टीबी कितना आ गया? डेल टीबी हमसे पूछ क्या रहा है?
एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट यानी डेल टीबी ही पूछ रहा है। बोलो ये किसके बराबर हो गया 0.52 इंटू ये कितना हो जाएगा 0.1 मल्टीप्लाई करोगे 0.05 बेटा पकड़ लिए तुम। देखो तो आई की वैल्यू से बिना मल्टीप्लाई किए अगर तुमने ये बवासीर किया तो तुम्हारा खेल खराब होगा। और जब परसेंटेज आयोनाइजेशन ना दिया हो तो आई बराबर एन होगा, यानी आई के बराबर किसकी वैल्यू बराबर है 3 है। तो 0.052 मल्टीप्लाइड बाई 3, 3 दूनी 6, 3 बचे 15, कितना आ गया 0.152 यानी लगभग 0.16। तो हड़बड़ी में बैठा बच्चा आंसर टिक कर देगा बी। नहीं समझा? ठीक है। कुछ पकड़ बनी? पक्का? ठीक है। ये काम मैं 30 मिनट में भी कर सकता हूं। अभी अगर बहुत तेज बच्चों की क्लास होती तो मैं इसको फट से निपटाता। मुझे मालूम है इस क्लास में मेहनती लोग भी हैं, इसलिए मैं अपना मैक्सिमम इनपुट दे रहा हूं। मैक्सिमम इनपुट दे रहा हूं, इससे ज़्यादा टीचर का इनपुट नहीं हो सकता है। अब उसमें आपको सीखने का काम आपका है भाई। ध्यान से जितना कंसंट्रेट रहोगे उतना सीखते चले जाओगे। अगला क्वेश्चन नंबर 10 कहता है विच एक्वस सॉल्यूशन एग्जिबिट हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। सावधान, हाईएस्ट एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट नहीं पूछा है, हाईएस्ट बट कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि डेल टीबी जो है वो टीबी माइनस टीबी नॉट होता है। तो टीबी क्या हो जाएगा डेल टीबी प्लस, यानी कि उसी का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा जिसका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो। हाँ या ना? क्योंकि टीबी नॉट तो कभी बदलता नहीं। पक्का? ठीक है मेरे प्यारे सरकार, अब मैं इसके खेल बिगाड़ दूंगा, इसका टेंशन ना लो। तुम जानते हो कि डेल टीबी होता है आई इंटू के बी इंटू एम। पक्का ना? ग्लूकोज के लिए I51 होगा क्योंकि वो टूटता नहीं है। तो जरा देखो उसकी मोलरिटी दी हुई है, बोलो मोलरिटी दी हुई है तो लगभग हम उसको मोलरिटी के बराबर कंसीडर करेंगे क्योंकि डेंसिटी यहाँ पे लगभग 1 के बराबर होगी। सारे के सारे सॉल्यूशन हाईली डाइल्यूटेड है। आवाज नहीं आई? हाईली डाइल्यूटेड है यानी वाटर के बराबर उनकी डेंसिटी होगी। तो मैं उसको मोलरिटी को मोलरिटी के बराबर मान देता। बोलो हाँ। कितना परसेंट? हाँ। तो जरा देखो, अब जरा गौर पूर्वक सुनना। 0.015 मोलर ग्लूकोज है। इसका मतलब जरा देखो क्या है, यानी कि 0.015 मोल प्रेजेंट है 1 लीटर में। इधर जरा देखो 0.01 मोलर KNO3 है। इसका मतलब कि 0.01 मोल प्रेजेंट है कितने में 1 लीटर में। पक्का? और 0.05 मोलर यूरिया है, यानी कि 0.05 मोल प्रेजेंट है 1 लीटर में। ये 0.01 मोलर Na2SO4 यानी 0.01 मोल प्रेजेंट है 1 लीटर में। बोलो हाँ। यूरिया और जो ग्लूकोज है वो तो टूटता नहीं है, लेकिन KNO3 और Na2SO4 टूटेगा। इसका पर आयन KNO3 का कितने आयन देगा? A+ NO3, तो इसका एक मॉलिक्यूल 2 आयन देगा। तो सरकार मेरे इतना मॉलिक्यूल इतना मोल कितना देगा? जस्ट डबल इंटू 2 मोल। नहीं समझा? सॉरी कहीं और लगा दिया। अरे मैं भी इंसान हूँ, गलती हो सकती है। इंटू 2 हो गया। 0.15 ठीक है चलता है, कोई बात नहीं। इधर देखो Na2SO4 है, ये कितना आयन देगा? 2 और 1 3। Na2SO4 2Na प्लस SO4 पे -2, तो इंटू क्या कर देंगे 3। ये कितना आ गया 0.03। बोलो हाँ। और ये कितना आ गया 0.02। तो सबसे ज्यादा आयन किसके पास है? Na2। पक्का ना? तुम जानते हो कि सभी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी